नमस्कार, मैं हूँ सुशील चक्रवर्ती, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय वीक। स्टोरीज़ बाय वीक में यहाँ पे आपको हम रियल स्टोरीज़ बताते हैं, जो ऑलरेडी हो चुकी हैं या जो होने वाली थी। तो ये भी स्टोरी हमें भेजने वाले हैं, गोरखपुर से ही भेजने वाले हैं। उनका नाम है राकेश और जो स्टोरी है वो आप सुने। 2013 की स्टोरी है ये, जून 2013 की। जून जो 2013 में ये वाक़या स्टार्ट होता है। एक फैमिली है, जिसमें अंजू नाम की एक स्त्री है, उसके 2 बच्चे हैं। एक लड़की है जिसका नाम है रश्मि 12 साल की और दूसरा लड़का है इंदर जिसका 10 इयर्स का लड़का है। ये गोरखपुर में रहते हैं। इनके हस्बैंड टैक्सी ड्राइवर है और टैक्सी ड्राइवर जितना ही टैक्सी चलाता है, उस टैक्सी से अपने बच्चों का और अपनी वाइफ का पेट पालता था। लेकिन इसकी जो वाइफ अंजू थी, वो बहुत मॉडर्नाइज़्ड थी। मॉडर्नाइज़्ड इन द सेंस कि इसकी भूख ही नहीं मिटती थी, कपड़े पहनने का शौक इसको, घूमने का शौक इसको, यानी हर वो चीज़ें इसको भाती थी, जो कि एक हाई क्लास लेवल की लेडीज़ को चाहिए, वो इसको चाहिए था। यानी कि ये इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन 2 बच्चे थे इसके पास, बच्चों की तरफ देख के ये वहाँ पे बंधी हुई रहती थी। इसका हस्बैंड जो था, वो जो भी कमाता था, वो अपनी वाइफ को देता था और उसकी वाइफ उसका घर चलाती थी। लेकिन इसकी वाइफ भी एक जॉब ढूँढ रही थी, क्योंकि जॉब ऐसा ढूँढ रही थी ताकि इसकी भी जो इच्छाएँ थी वो पूरी हो जाएँ, क्योंकि पैसे इसके पूरे नहीं हो रहे थे। अब होता क्या है कि जितनी भी इच्छाएँ हो इंसान की, उसको या तो मारना पड़ता है या तो एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन अंजू एडजस्ट भी नहीं करती थी, ना तो मारती थी, इसको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। अब वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थी। सोशल मीडिया पे एक्टिव होने का मतलब ये था, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह एक्टिव रहती थी। और वहाँ पे ये फ़ेसबुक से सबको चैट करती थी और फ़ेसबुक से जो मालदार असामी बंदा होता था, उससे चैट करके उसको अपने या क कह लीजिए अपने मायाजाल में फँसाती थी। उसके बाद इससे मिलने का टाइम लेती थी, मिलती थी और मिलती थी अगर तो उसको ऐंठ लेती थी, यानी पूरी अच्छी तरह उसको चूस लेती थी। उसके पैसे, उसकी इज़्ज़त, उसका हर चीज़ ले लेती थी। पैसे कमाने का शौक इसको धीरे-धीरे आगे चलता गया। अब ये इस तरह से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रही थी। इसका हस्बैंड जो था, वो भी अब ज़्यादा दारू पीने लगा था, क्योंकि दारू पीने के बाद उसको ये नहीं पता होता था कि मैं घर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या करना है, क्या नहीं करना था और इसकी वाइफ़ जो थी अंजू, इसके हाथ से बाहर जा रही थी। अब ये होता है कि इस तरह से घर नहीं चलता है, जिस तरह से ये चला रही थी। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब अंजू जो थी अप्रैल 2014 में एक एमएनसी जॉब में लग जाती है। एमएनसी जॉब ये था, गोरखपुर में ही था। एमएनसी जॉब में लग जाती है और इसका जो हस्बैंड था राहुल, वो भी बहुत सारे पैसे कमा के देता था, लेकिन रोज़ लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि इनकी जो बनती नहीं थी, बनती एक बात पे नहीं थी, क्योंकि ये मॉडर्नाइज़्ड थी। ये अपने को मॉडर्नाइज़ होके रहना चाहती थी, जबकि इसका हस्बैंड चाहता था कि नॉर्मल वे में ज़िंदगी काटे। अंजू के पास पैसों की कमी नहीं होती थी, क्योंकि अंजू बहुत सारे पैसे कमाती थी। अब अंजू का रातों-रात, रात-रात का भी कुछ प्रोग्राम बनता था, ये होटलों में जाने लगी। रईसों के साथ रात बिताती थी और पैसे लेके आती थी। यानी कई अनैतिक काम भी करने लगी है, जो कि इनके बच्चों को तो पता ही था। रश्मि को भी पता था और इंदर को भी पता था कि मेरी माँ क्या करती है, पैसे कहाँ से लाती है। क्योंकि बच्चे छोटे नहीं थे, बच्चों को सब पता होता है कि माँ रात-रात को रहती है बाहर, क्या करती है, कहाँ से पैसे लाती है, कैसे क्या करती है, सब पता था। यानी कि दोनों बच्चों को इस तरह से बर्बाद कर दिया इस अंजू ने, कि दोनों बच्चों ने अपनी पढ़ाई, बड़ी लड़की जो थी वो पढ़ाई आईटीआई करने गई, लेकिन आईटीआई की करने के माँ के नक्शे कदम पे चलने लगी और उसको वहाँ से निकाल दिया गया आईटीआई से। अब वो आईटीआई से निकलने के बाद पॉलिटेक्निक करने गई थी एक्चुअली, वो वहाँ से निकाल दिया गया। लड़का जो था, लड़का एक तरह से आवारागर्दी करने लगा। कभी यहाँ बैठता था, कभी वहाँ बैठता था, उसको दारू की आदत पड़ गई, सिगरेट पीने की आदत पड़ गई, कई चीज़ों की आदत पड़ गई। फिर वो दिन आया, जो उसकी ज़िंदगी का अहम दिन कह लीजिए आप, अंजू का, वो चेंज ऑफ द लाइफ था। वो 20 जून 2020 की बात है, जब अंजू को एक फौजी से टकराव होता है और वो फौजी जो था, रिटायर्ड फौजी था। फौजी रिटायर्ड था
अपनी पेंशन लेके अपने घर में रहता था, अपनी ऐशो-आराम ज़िंदगी से व्यतीत कर रहा था। लेकिन फाइनली उस जो फौजी को तो था, इस अंजू ने फँसा लिया। अंजू बेसिकली मैं आपको बताना थोड़ा-सा यहाँ अच्छी तरह समझता हूँ कि अंजू ने अपने पति से, यानी जो इसका पति टैक्सी ड्राइवर था, उससे लड़-झगड़ के डाइवोर्स ले लिया। डाइवोर्स उस सेंस में लिया कि ये बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, हमारी नहीं देखते बच्चों को, ना हमें पैसे देते हैं। इस ग्राउंड पे उसने डाइवोर्स ले लिया और इसको डाइवोर्स मिल गया। अंजू को डाइवोर्स मिल गया था, लेकिन जो फौजी था, उस फौजी को डाइवोर्स नहीं मिला था, उसकी एक पत्नी थी, 3 बच्चे थे। यानी 1 लड़का और 2 लड़कियाँ। 1 लड़का और 2 लड़कियाँ इसकी थी, फौजी की। फौजी थोड़ा-सा दूर, गोरखपुर से थोड़ा-सा दूर, यानी कि बस्ती में रहता था और बस्ती का रहने वाला था। इसने गोरखपुर में अपना मकान ले रखा था और मकान में ये रहता था। यानी उसको ये किराए पे देता था और वहाँ नीचे ये रहता था, ऊपर मकान किराए पे देता था। अंजू इसके टच में आती है, अपनी फैमिली से बात करती है। इसकी फैमिली, अंजू की फैमिली जो थी, वो रहने वाली ऋषिकेश की थी। ऋषिकेश से माँ-बाप आते हैं, भाई भी आते हैं, इसकी नंदें भी आती हैं, देखते हैं और ये किसी तरह से शादी मैच्योर हो जाती है और एक वो दिन आ जाता है जब इनकी शादी मैच्योर हो जाती है। अब ये जो थी फौजी के साथ, यानी फौजी का नाम था विजय। विजय के साथ ये ऐशो-आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर रही थी। लेकिन इधर फौजी की वाइफ, यानी विजय की वाइफ को जब ये पता चलता है कि फौजी ने शादी कर ली है और शादी कर ली है, उसके बाद ये उसके पास जाती है। उसके बाद जाके उसको बोलती है कि भाई ठीक है, आपने शादी कर ली है, कोई बात नहीं, आप यहाँ रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम अपने पास रहेंगे और आपको अब आने की ज़रूरत नहीं है बस्ती में, आप यहीं पे रहिए। ऐसा कहना था कि फौजी को थोड़ा-सा खटका-भटका और फौजी ने क्या बोले फौजी, फौजी बोलता-बोलता इससे पहले ही अंजू बोल चुकी। अंजू बोलती है उस औरत को, यानी कि फौजी की वाइफ को, कि भई देखो, मैंने तुम्हारा पति तो तुमसे छीन लिया है। ये मकान तुम्हारा है, तुम मकान रखो अपने पास। मकान की कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमारा पति ये है, हमने आपका पति को छीन लिया है। अब ये मेरा पति हो गया। यानी कि अंजू को एक चलता-फिरता एटीएम चाहिए था, यानी एनी टाइम मशीन चाहिए थी, जबकि जब वो पैसा माँगे उसको फौजी की जो पेंशन आती थी, वो 40,000 रुपए आती थी। प्लस इसका किराया आता था 10,000 रुपए, यानी 50,000 रुपया सॉलिड कमाई थी एवरी मंथ की। अब 50,000 रुपया किसी के पास आए जिसने पैसे ना देखे हों, रेगुलर 50,000 रुपया एवरी मंथ, उसके तो बाछे खिल जाएँगी। यही अंजू का हुआ। अंजू ने सोचा कि अब हमारे पास पैसे की कमी है नहीं, अब हम ऐशो-आराम की ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। जबकि चलते-चलते विजय की वाइफ ने बोला था अंजू से कि अंजू देखो, जो भी आप कह रही हो बिल्कुल सही है, अब आपकी ज़िंदगी भी एंड पे आने वाली है। बच्चों का अपना सँवार दो, क्योंकि आपके पास अब अच्छे पैसे आ रहे हैं। बच्चों के लिए कुछ कर जाओ, क्योंकि कोई पता नहीं है इंसान का, इंसान कब कहाँ से कहाँ चला जाए और अगर कुछ हो जाता है, तो आप वापस सड़क पे आ जाओगी। इतना कहना था और इतना कह के विजय की जो वाइफ थी, वो वहाँ से बस्ती के लिए रवाना हो जाती है। इन द मीन टाइम जिस घर में वो रहते थे, विजय रहते थे, अंजू रहती थी, उनके 2 बच्चे रहते थे, उस घर को ये अपना समझ बैठे थे, जबकि वो घर एक्चुअली विजय की जो वाइफ थी, यानी फौजी की वाइफ थी, उसके नाम था। और उस वाइफ ने ये सोचा, 2 हफ्ते के बाद वहाँ वापस आती है और इनको घर से बाहर निकाल देती है। कहती है, "अब आप जाइए इनके साथ, जहाँ भी रहना रहिए, ये घर आप खाली करिए।" ये वहाँ से गोरखपुर से वो घर खाली करके थोड़ा-सा वहाँ से दूर मोहद्दीपुर एक इलाका था, मोहद्दीपुर में जाके रहने लगते हैं। वहाँ पे किराए का मकान ले लेते हैं, किराए के मकान में रहने लगते हैं। फौजी भी अपना वहाँ पे एक ढाबा खोल लेता है। ढाबे से इनकी ज़िंदगी चलने लगती है। 50,000 रुपए की एक वो कमाई आ रही थी, कुछ ढाबे से कमाई आने लगी। जब ढाबे से भी कमाई आने लगी 50,000 नहीं 40,000 थे, क्योंकि 10,000 जो किराए के थे, किराए के अब उसकी वाइफ के पास जाते थे। किराए का पैसा इसके पास नहीं आता था। अब
किसी तरह से ये फिर भी ऐशो-आराम की ज़िंदगी जी रही थी। जो पानी पीने वाले नॉर्मल थे, वो बिसलेरी की बॉटल पीते थे। जो जीन्स की पैंट नॉर्मल पहनती थी, वो डेनिम की जीन्स पहने थे। यानी कि पैसे आए हैं तो अच्छी तरह खर्च कर रहे थे, यानी दिल खोल के ये पैसा खर्च कर रहे थे और इनको ये नहीं पता था कि पैसे की अहमियत और पैसे की वैल्यू क्या होती है। अब पैसे की वैल्यू जहाँ इनको नहीं पता चल रही थी, तो पैसा एक ऐसी चीज़ है, कभी आपके पास, कभी हमारे पास, तो कभी किसी के पास। ये लक्ष्मी रुकती नहीं है, लक्ष्मी घूमती रहती है। लेकिन लक्ष्मी को अगर कोई रोकना चाहे तो रोक सकता है, अपने इच्छा अनुसार, अपने बलबूते रोक सकता है। लेकिन जब इन्होंने शादी कर ली थी, सब कुछ कर लिया था, तो क्या था? ये विजय और अंजू पति-पत्नी की तरह रहने लगे और हर चीज़ें अपना एक-दूसरे से बाँटने लगे। अब टोटल जो था, इनकी जो आमदनी थी, वो आमदनी बढ़ती गई और जब ढाबा ये देखा चल रहा था, ढाबे के बाद क्या करते थे ये, अब अंजू को भी कुछ इधर-उधर की आदतें पड़ गई थी, यानी अंजू भी अब सिगरेट पीने लगी थी, अंजू भी अब दारू पीने लगी थी। क्योंकि जब पैसे ज़्यादा आते हैं, तो लोग क्या करते हैं, वो मॉडर्नाइज़ होते हैं। अब मॉडर्नाइज़ होने की वजह से वो हर चीज़ें वो करते हैं, जो कि एक अच्छे लोग करते हैं, यानी कि जो एक मॉडर्न लोग करते हैं। यानी मॉडर्नाइज़ेशन में वो घुस चुकी थी, दोनों बच्चे बर्बाद हो चुके थे, दोनों बच्चों की कोई ज़िंदगी नहीं थी, बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी और बच्चे भी ऐश कर रहे थे माँ-बाप के साथ। आखिरकार वो काली रात आ ही जाती है, 30 दिसंबर 2023। 30 दिसंबर 2023 को जब वो फौजी विजय जो शांत हो जाता है, तब परलोक सिधर जाता है विजय। उसके बाद इसकी ज़िंदगी में एक ट्विस्ट आता है, अंजू की ज़िंदगी में। अंजू की ज़िंदगी में क्या ट्विस्ट आता है, वो ट्विस्ट ये है कि अंजू के पास जितने पैसे थे, इसने आए खत्म किए, आए खत्म किए। लेकिन जैसे ही 30 दिसंबर को उसकी डेथ होती है, यानी कि विजय की, एटीएम तो इसके पास था ही। ये फटाफट एटीएम में इसका लड़का जाता है, वहाँ से जो भी इसकी पेंशन आती है, पेंशन निकाल लेते हैं। ये तो हो गई दिसंबर की बात। दिसंबर में तो इसने पेंशन निकाल ली। वापस जनवरी में भी पेंशन आई, वापस जनवरी में भी पेंशन निकाल दी, क्योंकि अभी तक फौजी के हेडक्वार्टर्स में ये नहीं पता चल पाया था कि फौजी की डेथ हो चुकी है। अरे फौजी की डेथ हो चुकी थी, जब तक इंटीमेशन नहीं गया, वो वहाँ से इसको पेंशन भेजते रहे। जबकि 2 बार की पेंशन, यानी दिसंबर की पेंशन और जनवरी की पेंशन इसने निकाल ली। निकालने के बाद भी उसको ठिकाने लगा। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि दिसंबर में जिस दिन के बाद डेथ हुई है, उस दिन के बाद एटीएम को यूज़ करना या उसकी किसी भी चीज़ को यूज़ करना गैर कानूनी है। गैर कानूनी इसको इसलिए नहीं पता था, इसको कोई सजेशन देने वाला नहीं था और सजेशन नहीं देने वाले की वजह से इसका दिमाग जो था और भी खराब हो गया, क्योंकि इसको पैसे चाहिए थे और पैसे मिल नहीं रहे थे, तो पैसे यहीं से मिलते थे। इसने 2 बार के पैसे निकाले, उसको ठिकाने लगा दिया। फरवरी-मार्च के बाद ये एकदम से ऑन रोड आने लगी, क्योंकि इसने बहुत सारे उधार ले रखे थे, यानी कि अ, ईएमआईज़ पे सामान ले रखा था। वो सारी ईएमआईज़ इसने देना बंद कर दिया, क्योंकि फौजी की डेथ हो गई है, फौजी ने ही ईएमआई कराई हुई थी। अब पता नहीं क्या-क्या था, क्या नहीं था, कुछ उसको सब पता था। लेकिन ये एक अननोन पर्सन की तरह चुपचाप बैठी रही। अब अंजू ने क्या सोचा कि अब इसके पास पैसे का कोई सोर्स नहीं था, क्योंकि तब तक ये फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे थोड़ा जाना कम कर दिया था इसने। लेकिन उसके मरने के बाद, यानी विजय के परलोक सिधरने के बाद, ये वापस इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पे जाने लगी और अपने पुराने दोस्तों को वापस फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती। जब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे थे, पुराने दोस्त भी इनके देखते थे, अरे भाई 5 साल, 6 साल हो गए, उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी नहीं, अब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है। तब पता ये चलता है कि इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, जिस सो कॉल्ड हस्बैंड, सॉरी, सो कॉल्ड हस्बैंड की डेथ हो गई है और उसके लिए अब दूसरे राह पे चलने लगी। यानी जिस राह पे पहले चलती थी, उसी राह पे ये निकल चुकी है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि ये देश जो है, ये संसार बहुत छोटा-सा है। कहीं न कहीं कोई टकरा ही जाता। अंजू जो थी, अपने फेसबुक फ्रेंड्स को टैप कर रही थी। उसमें ही एक एमएनसी का जो जिसके यहाँ ये काम करती थी, उसका जो एमएनसी हेड था,
ये उसको भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे। लेकिन वो डिक्लाइन कर देता है क्योंकि फ़ोटो उसकी देख के उसको डिक्लाइन कर देता है। ये बार-बार उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही थी, वो डिक्लाइन कर उसका नंबर एमएनसी के अपने बॉस का इसने नंबर ले लिया और नंबर से उसने कॉन्टैक्ट किया। कॉन्टैक्ट करने के बाद उसको बोला कि जो कुछ भी हुआ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वापस आपके साथ आना चाहती हूँ, आपके साथ काम करना चाहती हूँ। जो एमएनसी का हेड था उसने इमीडिएटली 2 लफ्ज़ों में कह दिया कि जो हमारे साथ छोड़ के हमें जा चुका है, हम उसको ना तो रखते हैं, ना पीछे मुड़ के देखते हैं। तो कृपया आप आज के बाद मुझे फ़ोन मत करिएगा। इतना कहने के बाद उस फ़ोन काट देता है और अंजू को ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है। अंजू को ब्लॉक लिस्ट में डालने का मतलब है फ़ेसबुक पे ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया। अंजू को ये बहुत बड़ा धक्का लगा क्योंकि अंजू को ये पता था कि कहीं भी मुझे नौकरी ना मिले लेकिन ये मेरा बॉस जो एमएनसी का था, ये मुझे नौकरी देगा। क्योंकि इसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी एमएनसी वाले बॉस से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब नहीं होने की वजह से ये एकदम से बैकफुट पे आ गई और इन द मीन टाइम इसने विजय जब एडमिट था हॉस्पिटल में उस इसी दरमियान अपनी बिटिया की भी शादी कर दी। बेटा इसके साथ रहता था। बेटा आवारा है, दारू पीता है और बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में रहता है, माँ को भी टेंशन देता है। माँ यानी अंजू को भी टेंशन देता है और अंजू ने धीरे-धीरे फ्रिज, टीवी, मोटरसाइकिल यानी घर के ऐशो-आराम की सारी चीज़ें धीरे-धीरे सेल आउट करना चालू। अब धीरे-धीरे सेल आउट करना चालू किया यानी सारी चीज़ें फौजी यानी विजय की जितनी भी चीज़ें थी, सारी चीज़ें ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके बेचना चालू की और एक-एक करके सारी चीज़ें इसने बेच दी। अब सारी चीज़ें बेचने के बाद वापस ये पैसे चाहिए इसको। पैसे आए कहाँ से? पैसे का कोई सोर्स नहीं, आउटगोइंग है लेकिन इनकमिंग नहीं है पैसे की। और आज की स्थिति ये है, यानी कि अभी की स्थिति ये है इसकी कि इसके पास पैसे खाने के लिए नहीं है। गुरुद्वारे में शरण लिया हुआ है इसने और इसके बच्चे ने शरण लिया हुआ है। गुरुद्वारे में कुछ काम कर लेती हैं, गुरुद्वारे से रोटी लंगर उसको मिल जाता है और खाते-पीते हैं और इन द मीन टाइम ये प्लान कर रहे हैं, ऋषिकेश के रहने वाले हैं, ऋषिकेश चले जाएँ और ऋषिकेश से हरिद्वार कोई ज़्यादा दूर नहीं है। हरिद्वार में जाके हर की पौड़ी में माँ-बेटा जो है, इनको कोई जॉब तो देगा नहीं और ये जाके वहाँ पे अपना कटोरा लेके भीख माँगने का काम करेंगे। क्योंकि इनकी जो ऐसी टेंडेंसी है अंजू की, वो टेंडेंसी ये है कि किसी भी तरह किसी को भी टोपी पहना के उससे पैसे लेना। यानी जब अंजू एमएनसी कंपनी में थी, इसने कइयों को टोपी पहनाई थी। यानी टोपी पहनाने का मेरा मतलब ये है, कइयों से इसने पैसे लिए थे, जिससे ये पैसे लेती थी, जिसके साथ हम-बिस्तर होती थी, उसको ब्लॉक कर देती थी। उसके बाद उससे कोई लेना, कोई देना नहीं, क्योंकि इसके पास पैसे आ गए और इसने अपने पैसे ऐश करती थी, किसी को कोई लेना-देना। तो ये जो थी, किसी की एक की नहीं होके रही। आज क्या है, इसकी वो दुर्दशा हो रही है, जो कि दुर्दशा एक एक्चुअली होनी ही चाहिए। क्योंकि स्त्री अगर अपने आबरू में रहती है, तो उसकी आबरू को लोग अच्छा देखते हैं। अदरवाइज़ ये जो शैतान औरत कह लीजिए, यानी धोखेबाज औरत कह लीजिए, यानी किसी एक की नहीं हो सकी। अगर ये होना चाहती तो किसी न किसी एक की होके रहती थी। ये जब ये चाहती थी कि हम किसी भी एक के होके रहे, जब इसको पेंशन आ रही थी, सब कुछ आ रहा था, तो इसने बड़ी ऐशो-आराम की ज़िंदगी व्यतीत की। इसने किसी को भी नहीं जानी। इसकी अंजू के 2 भाई थे, 2 बहनें हैं। ये किसी की तरफ भी मुड़ के नहीं देखती थी और एकदम ऐसे रहती थी जैसे कि टॉप क्लास की मतलब बहुत ज़्यादा इसके बाद से मतलब ब्रिगेडियर की वाइफ समझती थी अपने को और इतना पैसा हो जाता था, इतना पैसा था इसके पास उस समय। लेकिन आज कहते हैं ना कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है, लेकिन आप अपना सौंदर्य कब तक बेचोगे? अंजू अपना सौंदर्य कब तक बेचेगी? अंजू अपना सौंदर्य नहीं बेच पा रही थी अब, क्योंकि उसकी हरकतें सबको पता चल गई थी और फ़ेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आप कितनों को चैट करके कितनों को अपने साथ लेके आएँगे। अब देखिए इस तरह की औरतें जो हैं पूरी फैमिली को बर्बाद कर देती हैं। यानी अपने तो
गए, गर्द में गए। लेकिन दूसरी फैमिली यानी विजय की फैमिली को भी ये बर्बाद करने में किसने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन विजय की वाइफ जो थी, वो शी वाज़ वेरी इंटेलिजेंट। उसने क्या किया, उसने ना तो विजय को डाइवोर्स दिया था, ना तो विजय के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया था, ना तो विजय को किसी चीज़ पे साइन करके दिया था। हैंसफोर्थ जो भी उसके मरने के बाद चीज़ें थी, दैट हैज़ बीन नॉमिनेटेड एंड शी वाज़ द नॉमिनी, और वो सारी चीज़ें एज़ इट इज़ उसको ट्रांसफ़र होती हैं, यानी विजय की वाइफ़ को। और ये फिर एक गूँगा तीतर की तरह देखती रहती है कि मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। और अंधे के हाथ बटेर लगने वाली बात थी। ये हाथ-पैर मार रही थी कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, लेकिन इसको कुछ नहीं मिला। सारी कुछ चीज़ें इसको कैसे मिलती, क्योंकि ये नॉमिनेटेड वाइफ़ तो थी नहीं, ना तो इसका कहीं नॉमिनेशन था, और सारे पैसे ये हड़पना चाहती थी। बैठ के ऐश-ओ-आराम ज़िंदगी में जीना चाहती थी। तो इस तरह से इसका दी एंड आ गया। और आज भी ये शी इज़ ऑन द रोड, और सड़क पे भीख माँगने के लायक भी नहीं है, क्योंकि इसको पूरी दुनिया समझ चुकी है। और ऐसी शातिर औरतों से सावधान रहें आप लोग। और ये जो है, ये रियल स्टोरी है। मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ कि अभी भी ये प्रोलॉन्ग कर रही है। हो सकता है 2 महीने, 3 महीने के बाद वापस मैं आपको इस स्टोरी को अपडेट करूँ, और स्टोरी को जब अपडेट करूँगा तो आपको अपडेशन मिल जाएगा। क्योंकि जो गोरखपुर में जो मेरा फ्रेंड है जिसने ये स्टोरी भेजी है, ही इज़ इन टच। ही इज़ इन टच मतलब यो वो इस तरह की स्टोरीज़ मुझे भेजता रहता है। क्योंकि ये स्टोरीज़ है, दुनिया की आँखें खोलती है। दुनिया की आँखें इस तरह खोलती है कि आप अपनी आँखें बंद करके जो डिसीज़न लेते हैं, वो ना लें। इस कहानी का मोरल ये है कि आप अपनी आँखें बंद करके कोई डिसीज़न ना लें। डिसीज़न लेने के लिए कुछ ना कुछ उसमें कुशन रखिए, और जब डिसीज़न लें, तो बहुत क्लियर डिसीज़न लें, येस और नो का डिसीज़न। यानी जो विजय की वाइफ ने डिसीजन लिया था, दैट वाज़ द राइट डिसीजन। उसने कोई उसको पेपर साइन करके नहीं दिए थे, कहीं पे भी उसने हस्ताक्षर नहीं किए थे, कहीं पे भी उसने डाइवोर्स नहीं दिया था, ना तो कोई डाइवोर्स पेपर पे साइन किए थे। क्यों? क्योंकि विजय की जो वाइफ थी, उसको 2 बच्चों की ज़िंदगी देखना चाहती थी। यानी उसके बच्चे पढ़ लिख के कहीं न कहीं सेट हो जाए। आज उसके बच्चे पढ़ लिख के अच्छी जगह सेट है, और शी इज़ नाउ इन अ हैप्पी मूड। और आज उसको पेंशन भी मिल रही है। वो सारी पेंशन जो है उसको मिल रही है। इसके पास कुछ नहीं हाथ लगा है। और जो अंजू है, आज भी किसी न किसी फौजी की तलाश में है। कोई न कोई उसको फौजी मिले, जिसके साथ वो इस तरह का करे काम, और वापस उसके साथ ज़िंदगी व्यतीत करना चाहती है। लेकिन ये जो वीडियो मैंने बना के आपको बता रहा हूँ, ये इज़ अ रियल स्टोरी है। ये जगह-जगह जाएगी। Nobody will come and touch her, because you have to aware of it। आप अपने को अवेयर रखें, आप अपने का ख्याल रखें। तब तक, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है। जय हिंद, जय भारत।